अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका मेन टॉपिक है सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले सतही तनाव क्या है, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसे समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। इनमें पहली टर्म जो आना चाहिए हमारे लिए वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, उर्दू में हम इसे कहते हैं बैन सालमाती कुव्वत। अब आप देखिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या बैन सालमाती कुव्वत का सीधा साधा मतलब क्या होगा। आप लोग याद रखिए यहाँ पे ये जो वर्ड बैन है, बैन का मतलब होता है दरमियान और सालमाती मतलब सालमात। तो सालमात के दरमियान जो कुव्वत पाई जाती है उसे बैन सालमाती कुव्वत कहते हैं। इंटर यानी बिटवीन, ओके, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनके बीच में। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स रहेगी उसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई, सालमात के दरमियान पाई जाने वाली कुव्वत को या कुव्वत कशिश को बैन सालमाती कुव्वत या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, आप लोग याद रखिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो दो किस्म की होती है। आप इसको दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से एक हम कहेंगे कोहेसिव कुव्वत, कोहेसिव फोर्स, और दूसरी जो है वो होती है एडहेसिव फोर्स। ओके, तो कोहेसिव और एडहेसिव, इस तरह से दो अलग अलग टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है अगर सालमात एक जैसे हो तो, मतलब अगर जिस सब्सटेंस को आप ले रहे हो, अभी हमने जैसा देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है सालमात के दरमियान। अब मान लो कि सालमात एक जैसे हैं, एक ही कंपाउंड के हैं, एक ही सब्सटेंस के हैं, तो उसमें जो कुव्वत कशिश पाई जाएगी उसे कहेंगे कोहेसिव। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के सालमात को आप ले सकते हो, पानी के जितने भी सालमात हैं उनमें आपस में जो कुव्वत कशिश होगी उसे कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स। ओके, लेकिन जब मामला एडहेसिव फोर्स का आता है तो इसके अंदर हम सालमात अलग अलग टाइप के लेंगे, यानी अलग अलग मुरक्कबात के लेंगे, अलग अलग सब्सटेंस के लेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन जो बनेगी वो ये होगी, द फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, यानी अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग सब्सटेंस के, उनके बीच में जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो ये थी दो डेफिनेशंस इसके साथ जुड़ी हुई। अब यहाँ पर अगर आप इनकी मिसालों को अगर ध्यान में रखें तो जैसा मैंने आपको अभी कोहेसिव फोर्स की एग्जांपल बताया था, कोहेसिव फोर्स की एग्जांपल थी कि पानी के सालमात का आपस में एक दूसरे के लिए कशिश, उसको हम लोग कहेंगे कोहेसिव। लेकिन जब मामला एडहेसिव का आएगा तो उसको आप ऐसा समझ लो कि अगर आपने पानी के अंदर, जैसे मान लो आपने ये इस तरह का एक बर्तन लिए, इसमें पानी लिया और इसके अंदर अब आप एक लोहे की एक रॉड डुबा दो और डुबाने के बाद बाहर निकालो। आप देखेंगे कि जब जैसे आप इस रॉड को ऐसा बाहर निकालोगे तो ये इतना जो पार्ट है ये गीला हो जाएगा। गीला हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर पानी के जो मॉलिक्यूल है वो आके चिपक गए। तो आयरन रॉड और वाटर ये दोनों अलग अलग टाइप के सब्सटेंस है, दोनों अलग अलग मुरक्कबात हैं, और उनके ऊपर उनके दरमियान जो है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स में और इस आयरन रॉड के दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्स हमको नजर आ रही है, क्योंकि पानी के जो सालमात है उन्होंने इसको गीला कर दिया। गीला कर दिया मतलब उसको चिपक गए हो, तो पानी के सालमात जो है वो आयरन रॉड को चिपके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके दरमियान कोई तो भी कोहेसिव, कोई तो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और उसे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, बैन सालमाती कुव्वतों का। अब हम अगली टर्म पर चलते हैं। अगली जो टर्म हमको देखना है वो है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब सवाल ये आता है कि रेंज किसे कहेंगे। आप याद रखिए इसको उर्दू में हम
फासले असर कह सकते हैं। ओके, फासले असर का मतलब रहेगा ये एक ऐसा फासला होता है जिसके अंदर असर पाया जाएगा। जाहिर है हम यहाँ पर सालमात की कुव्वत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो फासला जिसके अंदर सालमात की बैन सालमी कुव्वत जो है वो असर करेगी या उसका असर जो है वो पाया जाएगा, उसे कहते हैं रेंज। तो इसका सिंपल सा मीनिंग अगर हमको लेना है या इसका कंसेप्ट अगर हमको समझना है तो देखिए हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पर एक सालमा है, तो यहाँ से अगर मान लो आर दूरी के ऊपर एक दूसरा सालमा है और ये इन दोनों के दरमियान कुव्वत कशिश पाई जा सकती है, लेकिन अगर आपने इस सालमे को थोड़ा सा भी दूर कर दिए तो फिर वो कशिश खत्म हो जाएगी। तो ये वाला जो फासला होगा, मतलब मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी के बीच में मैक्सिमम फासला जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो मौजूद हो, उसको हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, यानी उर्दू में हम उसे कहेंगे कि वो फासला, ऐसा आज़म फासला जिसके अंदर बैन सालमी कुव्वत का असर पाया जाता है, उसे फासला असर या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ओके, चलिए अब हम अगली टर्म पर चलते हैं। अगली जो टर्म हमारी है वो है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अब आप देखिए उर्दू में हम इसे कह सकते हैं कुर्रे असर। ओके, कुर्रे असर का मतलब रहेगा या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये होगा कि अब हम इसमें एक मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे मान लो मॉलिक्यूल ए लिया, और अब आप क्या करो कि जो रेंज अभी हमने देखे थे, फासले असर जो देखा था रेंज, उसको हम रेडियस मानकर, यानी ये वाला जो फासला है उसको रेडियस लेकर हम यहाँ पर इसके चारों तरफ एक ऐसा तसव्वुराती, एक ऐसा स्फीयर बनाएंगे, इमेजिनरी स्फीयर, एक तसव्वुराती ऐसा कुर्रा बनाएंगे चारों। यहाँ तो आपको ये एक सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ये बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ वो आएगा, तो एक ऐसा गोल चीज़ तैयार हो, स्फीयर बनेगा। तो एक तसव्वुराती कुर्रा तैयार होगा, इमेजिनरी स्फीयर बनेगा, जिसमें कोहेसिव फोर्स, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसकी होगी। ओके, इसकी यानी मॉलिक्यूल ए के चारों तरफ एक्ट करने वाली जो बैन सालमी कुव्वत है वो इसमें पाई जाएगी। इस इमेजिनरी कुर्रे को हम लोग कहेंगे कुर्रे असर या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो तारीफ अगर इसकी बनाना हो, इसकी जो डेफिनेशन हम बना सकते हैं वो कुछ ऐसी होगी कि अगर किसी सालमे को मरकज़ मान लिया जाए और रेंज को रेडियस मान लिया जाए, तो जो इमेजिनरी स्फीयर तैयार होगा उसे हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। ओके, यानी अगर हमने किसी मॉलिक्यूल को मरकज़ के तौर पे लिया, सेंटर के तौर पे लिया, और रेंज जो है उसको निस्फ कुद्र के तौर पे लिए, और फिर जो इमेजिनरी जो तसव्वुराती कुर्रा हम तैयार करेंगे, उस तसव्वुराती कुर्रे को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या कुर्रा असर कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद हम एक और टर्म की तरफ चलते हैं, वो है सरफेस फिल्म। अब देखिए सरफेस फिल्म क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक इमेजिनरी एक कंटेनर जो है वो लेना पड़ेगा। मान लो कि आपने यहाँ पर ये इस तरह का एक कंटेनर लिए, एक बर्तन लिए, और इस बर्तन के अंदर आपने यहाँ तक मान लो कि इसमें पानी भर दिए। तो जब हम इस बर्तन के अंदर जो अलग अलग जब हम सालमात लेंगे, तो मान लो कि इस जगह पर मैं यहाँ पर एक सालमा ले लेता हूँ। अगर मैंने टॉप लेवल पर, मतलब पानी की जो सतह है ऊपर की, वहाँ पर मैंने एक सालमा ले लिया। अब इस सालमे का मैं कुर्रा असर बनाऊंगा, तो इसका अगर मैं कुर्रा असर बनाता हूँ तो वो कुर्रा असर मुझे ये ऐसा बनाना पड़ेगा, इस टाइप से। आप देखो उसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें जो मॉलिक्यूल इस साइड में होंगे तो वो उसको ऐसा इधर यहाँ तक खींचेंगे, इधर वाले लोग उसको यहाँ तक खींचेंगे, ये यहाँ तक खींचा जाएगा, इस साइड में इधर, इस साइड में इधर। ऊपर हवा है तो ऊपर हम नहीं बता रहे हैं उसको, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस बता रहे हैं। ओके, जो पानी के मॉलिक्यूल्स पानी में एक्ट करेंगे उनको। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ तक ये वाला जो फासला है, अगर हम इस फासले को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो फासला है जाहिर है ये आर है, यानी रेंज के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर पट्टी को, ये जो पट्टी यहाँ पे तैयार हो रही है,
मतलब पानी की सतह और रेंज के दरमियान, रेंज को बुनियाद बनाकर ये जो हमने पट्टी यहाँ पे तैयार करे, जो हमने एक बारीक सी एक फिल्म तैयार कर लिए ये वाली, इसको, इस छोटी सी फिल्म को हम कहते हैं सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म जो है इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त हमको बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। सरफेस फिल्म की डेफिनेशन इस तरह से होगी कि पानी की सतह के करीब सतह और रेंज के फासले को लेकर जो तसव्वुराती पट्टी तैयार की जाती है, जो तसव्वुराती फिल्म तैयार होती है, उसे सरफेस फिल्म यानी सतही फिल्म कहते हैं। ओके, तो ये था यानी इतनी चीज़ें आपको सतही तनाव को समझने के लिए जो है वो इतनी टर्म्स जो हैं वो काफ़ी हैं। अब सवाल ये आएगा कि सतही तनाव खुद क्या चीज़ है। तो आप देखिए, सतही तनाव का सीधा साधा अगर कंसेप्ट हमको समझना है तो उसके लिए हमको एक थ्योरी यूज़ करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी सालमाती नज़रिया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे गौर करेंगे अब कि मॉलिक्यूलर थ्योरी, या उर्दू में हम उसे कहेंगे सालमाती नज़रिया, ये क्या चीज़ होती है। तो देखिए, बहुत ही आसानी के साथ हम इस कंसेप्ट को जो है वो समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले लिया था। तो मान लो कि मैं यहाँ पर ये इस तरह से एक कंटेनर, एक बर्तन एक लेता हूँ। ओके, अब इस बर्तन के अंदर हमको लेना है कोई लिक्विड, तो हम यहाँ पर पानी ले लेते हैं। मान लो कि ये लेवल तक मैंने पानी ले लिया हूँ। अब इस पानी में मुझे अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेना है, अलग अलग सालमात लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 सालमात लूँगा। एक सालमा मैं लूँगा यहाँ एकदम टॉप पर, एक सालमा मैं ले सकता हूँ यहाँ सतह से थोड़ा सा नीचे, और एक सालमा मैं लूँगा यहाँ पर पानी के अंदर, गहराई के अंदर। मैंने 3 अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो लिए हैं। ओके, अब हम इन मॉलिक्यूल्स को सेंटर मानकर अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तैयार करेंगे। तो अगर मैं इसको सेंटर मानकर यहाँ पर अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर बनाऊं, तो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ तो भी है, ऐसा बनेगा। इसका अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता हूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, इसको सेंटर मानकर यहाँ पे ऐसा कुछ, और इसका अगर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा। आप लोग याद रखिए, जब आप ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाओगे तो आपकी ये तीनों सर्कल इक्वल बनना चाहिए, मतलब ये तीनों का रेडियस, तीनों का जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा हो, क्योंकि वो एक जैसे ही होंगे सब। ओके, तो ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनेगा। अब आप देखिए, ये 3 अलग अलग जो सालमात मैंने लिया हूँ, इनके हम कुछ नाम रख सकते हैं। मान लो कि ये ए है, ये वाला सालमा बी है, और ये टॉप लेवल वाला सालमा सी है। ठीक है, अब हम इन सालमात पर एक्ट होने वाली जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस सालमे के ऊपर बात करूं, तो इस पर, इस मॉलिक्यूल को इस साइड डायरेक्शन में कोई एक फोर्स खींचेगी, तो उतनी ही फोर्स उसको इधर खींचेगी, उतनी ही फोर्स नीचे खींचने वाली है, उतनी ही फोर्स ऊपर, उतनी ही फोर्स ये डायरेक्शन में, तो उतनी ही फोर्स ये डायरेक्शन में, उतनी ही फोर्स इधर आएगी और उतनी ही फोर्स इधर जाएगी, उतनी ही फोर्स सामने आएगी, उतनी ही फोर्स पीछे जाएगी। आप लोग गौर करो, ये जो सालमा ए जो है, इस सालमे पर चारों तरफ से, चारों सिमत यानी तमाम जितनी भी सिमतें हैं, तमाम सिमतों से इसके ऊपर फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्ट हो रही है। और तमाम सिमतों से एक्ट होने वाली ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, तो ये उसको अपनी तरफ खींच रही है, मतलब चारों तरफ उसको खींचा जा रहा है। तो नतीजा ये होगा कि ये इधर वाली फोर्स के साथ में इधर वाली फोर्स कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली फोर्स से नीचे वाली फोर्स कैंसिल होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल टोटल मिलाकर अगर हम इसकी टोटल फोर्स निकालने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि इस सालमे के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो 0 है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही है। ओके, तो ये सालमा ए जो है, यानी पहला जो मॉलिक्यूल ए है, उसकी कहानी हो गई। यानी
मॉलिक्यूल ए के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसको चारों तरफ से खींचा जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल बी के तरफ। आप देखो मॉलिक्यूल बी पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स खींचेगी उतनी ही फोर्स इधर खींचेगी, जो फोर्स उसको ये डायरेक्शन में खींच रही है उतनी फोर्स इधर खींचेगी, जो फोर्स उसको ये डायरेक्शन में खींच रही है उतनी फोर्स इधर खींचेगी। ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब आप एक खास फोर्स को गौर से देखो। एक फोर्स जो उसको नीचे की डायरेक्शन में खींच रही है, इसको बैलेंस करने के लिए जब कोई ऊपर कोई अगर फोर्स बनेगी तो वो इतनी सी बनेगी, क्योंकि इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ऐसा हवा में भी है थोड़ा सा। नतीजा ये निकलेगा कि ये ऊपर वाला जो एरो हमको बनाना है तो ये पूरा नहीं बना सकते आप, ये आपको छोटा सा बनाना पड़ेगा यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली फोर्स छोटी है और ये नीचे वाली जो फोर्स है ये ज़्यादा है। ओके, अगर मैं इनको नंबरों में समझाने की कोशिश करूं तो देखो, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि एक डायरेक्शन वाली जो फोर्स है, मान लो कि वो 10 न्यूटन है, तो इधर वाली भी 10 न्यूटन होगी, तो डेफिनेटली ये नीचे वाली भी 10 न्यूटन होगी। लेकिन ऊपर वाली वो हो सकता है कम हो, 5 न्यूटन हो। ओके, तो अगर ऊपर वाली फोर्स 5 न्यूटन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 न्यूटन ये 10 में से कैंसिल हो जाएगी, तो फिर भी 5 न्यूटन बाकी बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू 5 न्यूटन होगी। मतलब इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आया समझ में इतना? यहाँ पर हमने देखा कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर 0 न्यूटन कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी मॉलिक्यूल की तरफ। हमारा आखिरी साल्मा जो है साल्मा सी, जो टॉप लेवल पर है, इसके ये डायरेक्शन वाली फोर्सेस अगर देखेंगे तो वो इधर जाएंगी, उनको कैंसिल करने वाली फोर्स इधर होंगी। अब आप देखिए कि इधर वाली फोर्स को कोई कैंसिल नहीं करेगा, इसको भी कोई कैंसिल नहीं करेगा, और सबसे मेन ये वाली फोर्स को आप गौर करो, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींच रही है, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर कोई है नहीं, ऊपर हवा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो है, ऊपर कोई कोहेसिव फोर्स ना होने की वजह से पूरी की पूरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अब आप देखिए कि अभी हमने जैसे एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 10 लिया था, इसका मतलब अगर ये वाली फोर्स 10 न्यूटन है तो उसको कैंसिल करने वाली कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं है ऊपर। इसका नतीजा ये होगा कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वैल्यू होगी 10 न्यूटन। ओके, यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जब हमने 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जब लिए तो उनकी पोजीशन हमने कुछ अलग स्टाइल में लिए थे। एक को एकदम गहराई में, मतलब ये जो ए है ये एकदम गहराई में था, बी जो था तो वो ऊपर वाली जो सरफेस है उसके एकदम करीब था। और अगर इसको हम एकदम टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो हम यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस अंदाज में। अब आप देखिए ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हमारी सरफेस फिल्म है। मतलब मॉलिक्यूल बी जो है वो सरफेस पे तो नहीं है, लेकिन सरफेस फिल्म के अंदर ज़रूर है। ओके, और जो मॉलिक्यूल सी है वो एकदम सरफेस के ऊपर, एकदम टॉप लेवल फ्री सरफेस जो है तो वहाँ पर वो मौजूद है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, जो मॉलिक्यूल एकदम गहराई में है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के अंदर है उसके ऊपर हल्की सी एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, और जो मॉलिक्यूल एकदम टॉप लेवल पर है उस पर सबसे ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही है। मैक्सिमम फोर्स जो है वो सरफेस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट हो रही है और वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वो वाली फोर्स। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, जैसे पानी है या कोई भी फ्लूइड आप ले सकते हो, उसमें जब आप गहराई से, मतलब इंटीरियर जो पार्ट उसका है गहराई वाला, वहाँ से निकल कर जब आप धीरे धीरे करके सरफेस की तरफ जाते हो तो आपको कोहेसिव फोर्स जो एक्ट होगी वो बढ़ती जाएगी। एकदम गहराई के अंदर तो वो ज़ीरो रहेगी, लेकिन जैसे ही आप सरफेस फिल्म के अंदर इंटर करोगे आप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी। यहाँ पर वो फोर्स बहुत कम होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सरफेस तक, सरफेस के ऊपर वो जो डाउनवर्ड वाली जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, अब आप देखिए इस चीज़ का नतीजा क्या निकलेगा। अभी जैसा हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने के लिए, उसको नीचे खींचने के लिए सबसे ज़्यादा कोहेसिव फोर्स का एक्ट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी सरफेस के जो मॉलिक्यूल है सबके सब मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचे जाएंगे।
तो आइए अब हम उसी पिक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिक्विड लिया था, अब हम इसी चीज़ को हम बेस बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। तो इसी कंटेनर के अंदर ये पानी यहाँ तक मौजूद है, और अभी जैसा आपने देखा कि मॉलिक्यूल जो है यहाँ के, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट को समझने के लिए एक नया काम ये करेंगे कि इस सरफेस के ऊपर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन। अब आप गौर से देखना, ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया हूँ, ये मैंने सरफेस के ऊपर बनाया पानी की। जाहिर सी बात है ये पानी की सरफेस के ऊपर है, इसका मतलब इसके अंदर ऐसे पानी के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अब आप इमेजिन करो, जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अगर मैं इनका कुछ नाम रख देता हूँ, मान लो कि मैंने ये पॉइंट ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, तो इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मिलाकर 10 मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल के ऊपर 1 न्यूटन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मिलाकर जो फोर्स इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हम इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो अब आप एक चीज़ को गौर से देखो, मान लो मैं इस लाइन को, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं इस इमेजिनरी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मान लो ये मैं पॉइंट ए को यहाँ ले लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल और बड़े हो गए, और इसको यहाँ पर मैं खींच लेता हूँ इधर कुछ दूरी तक, यानी पॉइंट ए जो है वो यहाँ आ गया, पॉइंट बी जो है वो यहाँ आ गया। ये लाइन बड़ी हो गई, लाइन बड़ी हो गई तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए। सपोज करो कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, यानी ज़्यादा बड़ी लाइन होने की वजह से। अगर इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऐड हो गए, तो पहले 10 मॉलिक्यूल थे और अब 5 और बढ़ गए, मतलब 15। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स है अब ये हो जाएगी 15 न्यूटन। ओके, पहले ये लाइन यहाँ तक थी तो 10 न्यूटन थी, अब मैंने लाइन को बड़ा कर दिया, 15 न्यूटन हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट ए को अंदर सरका देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट ए को, और ये पॉइंट बी को मैं यहाँ ले लेता हूँ। मान लो कि इधर से 3 और इधर से 2 मॉलिक्यूल कम हो गए, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अंदर जो है ये ए से लेकर बी तक, इसमें सिर्फ अब 5 ही मॉलिक्यूल बचे हैं मान लो। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 ही मॉलिक्यूल बचे हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर अब जो फोर्स एक्ट करेगी वो सिर्फ 5 न्यूटन होगी। तो आप लोग एक मज़ेदार चीज़ आप देखो कि पानी, ये जो बर्तन के अंदर जो पानी है, उसकी सतह के ऊपर जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था, उस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही थी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी अंदर की तरफ जो कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रही थी, वो फोर्स इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड हो गई है। अगर हमने अभी प्रूफ करके बता दिए कि अगर ये लेंथ छोटी है तो ये फोर्स भी छोटी होगी, और अगर ये लेंथ हम ये बड़ी करते हैं, इस इमेजिनरी लाइन की लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये इमेजिनरी फोर्स जो है, तो ये कोहेसिव फोर्स जो है, ये भी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या कंसेप्ट मिला? एक सिंपल सा कंसेप्ट मिला कि ये जो फोर्स है, कौन से वाली? कोहेसिव फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, मतलब जो कोहेसिव कुव्वत यहां पर जो अमल कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के साथ में? लंबाई के साथ। कौन सी लंबाई? इमेजिनरी लाइन की लंबाई, जो इमेजिनरी लाइन हमने पानी की सरफेस के ऊपर जो हमने तैयार करे। तो इमेजिनरी लाइन की सरफेस के ऊपर, यानी पानी की सरफेस के ऊपर जो इमेजिनरी लाइन बनाई जाएगी, उस इमेजिनरी लाइन की लंबाई जितनी कम होगी, उस पर कोहेसिव फोर्स उतनी कम होगी। लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, वो कोहेसिव फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो अब ये जो कंसेप्ट हमको यहाँ पर मिला है, इसी को बेस बनाकर अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बनाने वाले हैं। अब आप देखिए, जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, जो अभी हमने इस लिक्विड पर से प्रूफ किए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कुव्वत जो है वो रास्त तनासुब में है लंबाई के, इमेजिनरी खत की लंबाई के साथ। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू L। अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो अगर मैं ये साइन हटाता हूं तो F इक्वल टू, मुझे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लो कि मैं वो T ले लेता हूं, तो T इंटू L,
और फिर मैं एल को शिफ्ट कर देता हूँ इधर ये साइड में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। आप लोग देखिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आया T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। T जो है वो हमारा सरफेस टेंशन है, वो सतही तनाव है, और उसकी कीमत हमको जो मिल रही है, उसका जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है वो है फोर्स अपॉन लेंथ। ओके, मतलब कुव्वत बटे लंबाई। तो अब अगर इस फॉर्मूले को देखकर अगर आपको सतही तनाव की अगर तारीफ करना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं सतही तनाव इज इक्वल टू, आप लोग देखिए ऊपर यहां पर F है, F का मतलब क्या है? कुव्वत। जाहिर है हम लोग कोहेसिव कुव्वत की बात कर रहे हैं फिलहाल, या एडहेसिव कुव्वत भी हो सकती है अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात हो तो कुव्वत, और अपॉन में L क्या है? लंबाई। ओके, तो इसको देखकर हम सतही तनाव की डेफिनेशन इजीली बना सकते हैं। तो अब क्या बनाएंगे? हमारी पहली डेफिनेशन क्या बन सकती है? एकदम सिंपल, हम बोल सकते हैं कि पानी की सतह पर बनाए गए तसव्वुराती ख़त पर अमल करने वाली कुव्वत और उस ख़त की लंबाई का जो तनासुब है वो मुस्तकिल होता है और उसे सतही तनाव कहते हैं। ओके, एक बार फिर से आप सुनिए। सतही तनाव की तारीफ ऐसी होगी कि अगर हम पानी की सतह पर या किसी भी सैयाल की सतह पर जो इमेजिनरी ख़त बनाते हैं, उस इमेजिनरी ख़त पर अमल करने वाली कुव्वत, लेकिन कौन सी कुव्वत? जो ममासी सिमत में अमल करे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अमल करे। ओके, तो ममासी कुव्वत जो सतह पर अमल करेगी और उस ख़त इमेजिनरी ख़त की लंबाई का तनासुब, इन दो ये जो तनासुब होगा वो मुस्तकिल रहेगा और उसे हम सतही तनाव कहेंगे। ओके, तो वो सतही तनाव होता है। इसी तारीफ को थोड़ा सा आप बदल कर भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे लंबाई की वैल्यू 1 ले लो तो जाहिर है ये बन जाएगा सतही तनाव इज इक्वल टू कुव्वत। लेकिन कौन सी कुव्वत? जो इकाई लंबाई पर अमल करे। इकाई लंबाई है ना, एक लंबाई। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसी भी बना सकते हैं कि अगर पानी या किसी सैयाल की सतह पर इकाई लंबाई वाला ख़त बनाया जाए तो उस पर जो उमूदन ममासी अंदाज में, ममासी सिमत में जो उस पर कुव्वत अमल करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस ममासी या टेंजेंशियल जो फोर्स होगी उसको हम सतही तनाव कहते हैं। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे तारीफ सतही तनाव की। मुझे यकीन है कि आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसी कंसेप्ट को मतलब सतही तनाव को थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। अब इस फॉर्मूले को देखकर हमको इसकी यूनिट्स और फिर इसका डायमेंशन बनाना है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर मुझे इसकी SI यूनिट अगर बनाना हो तो ऊपर यहाँ पर फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, नीचे लंबाई है और लंबाई की SI यूनिट होती है मीटर। इसका मतलब इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। ओके, अगर मैं यहाँ पर CGS यूनिट अगर बनाना चाहूँ तो न्यूटन की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा डाइन पर, नीचे मीटर की जगह पर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये दोनों यूनिट्स को ध्यान में रखिए, न्यूटन पर मीटर SI यूनिट और डाइन पर सेंटीमीटर CGS यूनिट। ओके, अब हम बनाते हैं इसका डायमेंशन, कि इसका जो आबाद जो होगा, या इंग्लिश में जिसे हम डायमेंशन कहेंगे, वो क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, ऊपर फोर्स है। आप लोग याद रखिए फोर्स की जो डेफिनेशन है, फोर्स का जो डायमेंशन है वो याद करो आप, वो है L1 M1 T-2, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको नीचे लंबाई से। जाहिर है लंबाई का जो डायमेंशन है वो होगा L1। अब आप देखिए ऊपर L1 है, नीचे भी L1 है, तो L1 से L1 कट जाएगा और आपको जो डायमेंशन यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा L0 M1 और T-2। तो ये डायमेंशन होगा सरफेस टेंशन का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यहाँ तक का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और आपने ये पूरा नोट डाउन भी कर लिए होंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक इसके अंदर होगा वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे।